जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी 7 मई 2025 के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, जो रोज सुबह आपको 5 बजे यूट्यूब पे सबसे पहले मिलती है। और दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं 1250 नंबर की क्लास। लगातार 1250 दिनों से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं भारत के हर एक एग्जाम के लिए। आपको यहाँ पे मिलेगा स्टैटिक जीके, आपको मिलेगा हिंदी इंग्लिश मीडियम में क्लास, और भी बहुत सारा कुछ इस सीरीज में हमने ऐड किया है आपके लिए। मोटिवेशन थॉट जो आपको दिन भर चार्ज अप रखेगा और आपको पॉजिटिव दिशा में सोचने में मदद करेगा। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। दुनिया में कोई भी काम आप करेंगे उसमें आप डेफिनेटली गिरेंगे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी चलने से पहले 1000 बार गिरता है, उसके बाद वो चलना सीखता है। इसी प्रकार से एग्जाम में आप यहाँ पे फेल होंगे तो आप अपनी जो आपकी फेल की जर्नी उससे आप सीखें, एक्सपीरियंस करें और फिर से उठें, मजबूती से उठें और उसे क्वालिफाई करने, उसे पूरा करने में लग जाएं। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सुधीर रमन कप से रिलेटेड। सुधीर रमन कप 2025 किस देश ने यहाँ पे जीता है? तो आपको याद रखना है चाइना ने जीता है। चाइना यहाँ पे एक अनबीटेबल देश है। यहां पर आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम सुधीर रमन कप चाइना ने जीता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि सुधीर रमन कप किस गेम से रिलेटेड है। तो आप ध्यान में रखेंगे बैडमिंटन से इसका रिलेशन है। और ये चाइना ने साउथ कोरिया को हरा करके 3-1 से हरा करके सुधीर रमन कप यहां पे जीता है। चाइना हैज डिफीटेड साउथ कोरिया बाय 3-0-1। तो सुधीर रमन कप के इतिहास में चाइना की जो टीम है, इन्होंने 14th टाइम यानी 14वीं बार खिताब यहां पे जीता है। 14 टाइटल इन्होंने जीता है। भारतीय टीम का क्या हुआ? तो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई ये नहीं कर पाए, या सफल रहे, विफल रहे, और इसलिए 16 टीमों ने जो पार्टिसिपेट किया था, तो हमारा स्थान यहाँ पे 9th प्लेस था। सुधीर रमन कप ये कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया गया? तो 27 अप्रैल से लेके 4 मई के बीच में ये जियामेन जो चाइना में जगह है वहां पे ये ऑर्गेनाइज किया गया। अब आई जानते 2025 के जितने भी विनर्स रहे हैं उनके नेम को देख लेते हैं। तो मेन सिंगल्स टाइटल शी यूकी ने जीता है जो कि चाइना से है। वीमेंस सिंगल्स टाइटल एन से यंग ने जीता जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। वीमेंस डबल यानी 2 महिला इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। लियू शेंगशु और टैन निंग ने जीता जो कि चाइना से है। मिस डबल्स भी यहाँ पर देखें तो फेंग यांग्स हुआंग डोंगपिंग तो ये चाइना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने यहाँ पे मिक्स डबल्स का टाइटल यहाँ पे जीता है। मिक्स डबल्स में एक पुरुष होता है, एक महिला होते हैं। अब बात करते हैं सुधीर रमन कप की हिस्ट्री के बारे में। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1989 में स्टार्ट हुआ था। और इस कप का जो नाम है, इंडोनेशिया बैडमिंटन एसोसिएशन के जो फाउंडर थे और जो चेयरमैन थे डी सुधीर रमन, उनके रिमेम्बरेंस में, उनकी याद में इस कप का नाम सुधीर रमन रखा गया। और ये कॉम्पिटिशन हर 2 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहां पर हम बात करें तो केवल 3 टीमें हैं जो कि सुधीर रमन कप में विजेता रही हैं, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और चाइना। यहां पे चाइना ने मैक्सिमम 14 टाइम्स इस खिताब को जीता है। इंडोनेशिया ने केवल एक ही बार 1989 में इस टाइटल को जीता था। साउथ कोरिया ने 4 बार इस टाइटल को जीता है, 93, 2003, 2017, 1991। बाकी 14 टाइम्स चाइना यहां पे विनर रहा है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया? किसे यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का? तो ध्यान दीजिए, यह है प्रकाश मखदूम। क्या नाम है इनका? प्रकाश मखदूम इनका नाम है। अब देखिए अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। सुजाता चतुर्वेदी यूपीएससी की मेंबर बनी है, यूपीएससी की ये सदस्य बनी है। नर्मदेश्वर तिवारी हमारी इंडियन एयरफोर्स के अभी ये क्या बने हैं? ये वाइस चीफ बने हैं। क्या बने हैं? वाइस चीफ बने हैं इंडियन एयरफोर्स के। राहुल नवीन जो है ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी के ये यहाँ पे डायरेक्टर हैं राहुल नवीन। आपने सभी ऑप्शंस को यहाँ पे देखा। अब आइए डिस्कस करते प्रकाश मखदूम के बारे में जिनको एमडी बनाया गया है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। तो पहले आप तस्वीर में आप इनके चेहरे को देखिए, प्रकाश मखदूम, जिनको यहाँ पे एनडीएफसी का एमडी बनाया गया है।
एनडीएफसी जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1975 में, और इसका जो मेन पर्पस है वो यहाँ पे इंडियन सिनेमा के एक्सीलेंस को प्रमोट करना है, यानी भारतीय सिनेमा को उत्कृष्टता की तरफ लेके जाना है। और ये हमारे भारत में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, उसके अंडर आता है, जिसके मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, जो कि भारत के रेल मंत्री भी हैं। तो दोनों मंत्रालय संभाल रहे हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय भी संभाल रहे हैं और देश की रेलवे मिनिस्ट्री को भी संभाल रहे हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई, उन सभी अपॉइंटमेंट को भी पढ़ लेते हैं। रिसेंटली में राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के चेयरमैन बने आलोक जोशी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी को बनाया गया है। बोइंग का वाइस प्रेसिडेंट और एमडी बनाया गया है स्टेसी सायर को। किसे? स्टेसी सायर को। आइए देखते हैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को, जिसका नाम है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोस्तों गुड न्यूज़ है, हमारा एप्लीकेशन अपडेट होकर के अब आपको प्ले स्टोर में विजिबल हो जाएगा। आप जा करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपको हमेशा हेल्प के लिए रेडी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो कौन सा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने 5 मई को एज अ ट्रेडर्स डे डिक्लेयर किया है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये तमिलनाडु स्टेट है जिन्होंने व्यापारियों के सम्मान में यहाँ पर 5 मई को व्यापारी दिवस मनाया जाएगा, इसकी यहाँ पे डिक्लेरेशन करी है। आप यहाँ पे तस्वीरों में तमिलनाडु के सीएम को देख रहे हैं, इनका नाम है एम.के. स्टालिन, जिनकी पार्टी का नाम डीएमके है। तो यहाँ पे 5 मई को इन्होंने घोषित किया है कि व्यापारी दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाएगा। तो व्यापारिक जो समुदाय है, यानी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, उनको इसका सम्मान मिलेगा। दोस्तों तमिलनाडु की बात आई है तो आप ये तमिलनाडु की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे बगल में केरल है, यहाँ आप देखें कर्नाटका है जो कि इससे लगा हुआ है। आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर कर्नाटका के बाद आप इधर देखें तो आंध्र प्रदेश की बाउंड्री भी इसके साथ छूती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट सारे जो तमिलनाडु से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। यहाँ पर देखिए आर.एन. रवि राज्यपाल है, काफ़ी ज़्यादा विवाद था अभी यहाँ पे गवर्नर और तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसलिए आप आर.एन. रवि का नाम जरूर याद रखिएगा। एम.के. स्टालिन सीएम है। 234 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं पोंगल। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज अभी रिसेंटली में घोषित हुए हैं जो आपको अब पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली में 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल डे मनाया जाएगा उत्तराखंड में, क्योंकि 27 जनवरी को यूसीसी को इंप्लीमेंट करने वाला सबसे पहला स्टेट यहाँ पर उत्तराखंड है। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया पहली बार। 25 जून को कॉन्स्टिट्यूशनल असैसिनेशन डे मनाया जाता है, इस दिन इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा बिरसा मुंडा जी की याद में। समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की याद में समानता दिवस यहाँ पे मनाया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। भारत ने किस बांध से चिनाब नदी का पानी बंद कर दिया है? तो ये जो बांध है जो कि चिनाब नदी पे बना, इसका नाम है बगलिहार बांध। क्या नाम है इसका? बगलिहार बांध। तो लगातार भारत यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर कड़े एक्शन ले रहा है ताकि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करे, क्योंकि जो जख्म हमें 22 अप्रैल को मिले हैं वो हमें कभी भी भुलाए नहीं जा सकते हैं। तो भारत ने पाकिस्तान का जो यहाँ पर देख सकते हैं, पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा है चिनाब नदी का, तो यहाँ पे बगलिहार डैम बना हुआ है जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे तेजी से इसको घटा दिया है ताकि पानी का बहाव रुके और वो जो पानी का फ्लो है पाकिस्तान की तरफ ना जाए। इसके अलावा ये भी पता चला है रिपोर्ट्स में कि जो झेलम नदी पर एक किशन गंगा परियोजना है, तो वहाँ भी पानी की जो सप्लाई है उसे भी रोका जाएगा, ऐसा यहाँ पे भारत सरकार ने फैसला किया है। आप सभी को पता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तो उसके बाद से लगातार भारत और पाकिस्तान की जो टेंशन है बढ़ती जा रही है और ये स्टेप्स हमारी इंडियन गवर्नमेंट ले रही है। भारत ने 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसे यहाँ पे सस्पेंड कर दिया है। और दोस्तों भारत के बहुत सारे जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बने हैं चिनाब नदी पे, आइए इसे भी डिस्कस करते हैं। तो पहला है पकल डुल परियोजना जो कि 1000 मेगावाट की है। इसकी आधारशिला
19 मई 2018 को रखी गई है। कीरू परियोजना, और ये 3 फरवरी 2019 को इसकी आधारशिला रखी गई है, अभी बना नहीं है, तैयार हो रहा है। फिर है क्वार परियोजना, 540 मेगावाट की परियोजना है, 2022 को ये चिनाब नदी पे परियोजना बनाई जा रही है। रातले परियोजना, ये 850 मेगावाट की परियोजना है। तो ये सारी जितनी भी आपको प्रोजेक्ट दिख रहे हैं ये 2027 से 28 के बीच में पूरे हो जाएंगे, ऐसा हमारा टारगेट है, लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 5 आई देखते हैं। रामायण उत्सव किस राज्य में हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया? रामायण फेस्टिवल हैज बीन हेल्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो रामायण फेस्टिवल उत्तराखंड आपको ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में रामायण फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल यूनेस्को के द्वारा इसको अभी रिकॉग्नाइज किया गया है, रामायण फेस्टिवल को, जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से पोशाक और मुकुट पहन करके ये यहाँ पे रामायण फेस्टिवल मना रहे हैं। तो ये उत्तराखंड में जो क्षेत्र है वो गढ़वाल क्षेत्र है, वहाँ पे एक बहुत ही जो धार्मिक, सांस्कृतिक और अनुष्ठानिक उत्सव है, यानी ये जो रिलीजन से भी जुड़ा हुआ है, कल्चरल इसका इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ यहाँ पे एक रिचुअल फेस्टिवल है। देखिए ये कब मनाया जाता है? तो अप्रैल और मई के जो मंथ होते हैं ये यहाँ पे मनाया जाता है, हर साल बैसाख महीने में मनाया जाता है। 2009 में यूनेस्को के द्वारा इसे यहाँ पे इंटेंजिबल आमूर सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे मान्यता प्रदान करी गई थी, और यूनेस्को ऐसे अभी गरबा उत्सव को भी आपको मैंने पढ़ाया था, जिसे अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इसमें जो ट्रेडिशनल ढोल, दमारू, हुदका, रणसिंगा, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसका इस्तेमाल किया जाता है इस उत्सव में। और यहाँ पे भगवान भैरव की जो पूजा है, वर्शिपिंग की जाती है। दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की नेम बता देता हूँ। बात यहाँ पे फेस्टिवल की आई है जो कि अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं। एलोरा फेस्टिवल महाराष्ट्र में मनाया जाता है। एलोरा अजंता की गुफाएं आपने पढ़ा है, जिसको यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है। पुरी बीच फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। रण उत्सव फेस्टिवल गुजरात में मनाया जाता है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल इसे नागालैंड स्टेट में मनाया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर। 72 नंबर की मिस वर्ल्ड कंपटीशन 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो देखिए इसे हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहां पर? हैदराबाद में मिस वर्ल्ड कंपटीशन होने जा रहा है। ये 10 मई से लेकर 31 मई के बीच में तेलंगाना में हैदराबाद में होगा, और इस बार इसका 72 नंबर का एडिशन हो रहा है। तो इसका जो इनॉग्रेशन है और जो क्लोजिंग सेरेमनी है और ग्रैंड फिनाले है, ये सब हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 72 नंबर के मिस वर्ल्ड कंपटीशन का। तो यहाँ पे 120 से अधिक जो देशों के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब भारत की तरफ से नंदिनी गुप्ता रिप्रेजेंट कर रही हैं। नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2024 का टाइटल जीता था, इस वजह से ये मिस वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों 71 नंबर का जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन था ये भारत में ही हुआ था, और मुंबई में है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। तो यहाँ पे इसकी विनर बनी थी क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। आप यहाँ पे तस्वीरों में इनको देख सकते हैं। और पहला रनर अप यस्मीना जायटॉन को बनाया गया था, जो कि लेबनान से बिलोंग करते हैं, और भारत की सिनी सेट्टी टॉप 8 में शामिल थी। दोस्तों भारत की तरफ से अब तक कौन कौन सी महिलाएं मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं आइए जान लेते हैं। तो देखिए रिसेंटली में 2017 में मानुषी छिल्लर थी, पहले नंबर पे रीता फारिया थी 1966 में, ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हैडर 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, और प्रियंका चोपड़ा 2000 में मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। भारत की तरफ से 3 मिस यूनिवर्स भी रही हैं। रिसेंटली में हरनाथ संधू 2021 में, पहले नंबर पे सुष्मिता सेन 1994 में, और लारा दत्ता 2000 में मिस यूनिवर्स बनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर रहा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मई को सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर का दौरा करने जा रही हैं। तो ये मंदिर किस राज्य में है? तो देखिए ये जो मंदिर है ये केरल में है। कहां पर है? केरल में ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। देखिए 19 मई को ये सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर में पूजा करेंगे हमारे देश की 15 नंबर की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए देश की सबसे पहली राष्ट्रपति बनेंगी जो केरल में इस मंदिर में पूजा अर्चना करने जाएंगी। दोस्तों ये जो श्री अयप्पा मंदिर है बहुत ही फेमस हिंदू टेम्पल है, जो कि केरल में आपको देखने को मिलेगा। सबरीमाला को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद भी रहा है। यहाँ पे भगवान अयप्पन को ये समर्पित मंदिर है।
जिसे धर्मशास्ता के नाम से भी जानते हैं। तो सबरीमाला विवाद क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। तो सबरीमाला टेम्पल कंट्रोवर्सी है, जहां पर केरल में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर रोक लगाया गया था और काफी ज्यादा लंबा विवाद चल रहा था। इसमें कहा गया था कि 10 से लेकर 50 साल की आयु की जो महिलाएं हैं वो यहां पे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। उसके बाद इसकी अपील की गई और फिर ये फैसला महिलाओं के पक्ष में सुनाया गया 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिकल फैसला सुनाया और बोला कि जितनी भी हर एक आयु की, हर एक एज की महिलाएं वो यहाँ पे प्रवेश कर सकती हैं और ये वैलिड होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारे देश की जो राष्ट्रपति वो पूजा करने जाएंगी, पूजा अर्चना करेंगी। क्वेश्चन नंबर 9 ही रहा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी रिसेंटली में जारी किया गया 2025 में, भारत की रैंक क्या है? तो काफी ज्यादा सुधार हुआ है। भारत यहाँ पे 130 स्थान पर एसडीआई में पहुंच गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत 2025 में 193 कंट्रीज में 130 प्लेस पर भारत पहुंच चुका है। अब इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यहाँ पे रिलीज करता है। तो 193 देशों में यहाँ पे जो लैंगिक असमानता सूचकांक है, भारत 102 स्थान पर है। ठीक है, तो इस इंडेक्स को आपको ध्यान में रखना है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानव विकास सूचकांक में यहाँ पे सबसे टॉप प्लेस पे आइसलैंड है, दूसरा नॉर्वे है, थर्ड पे स्विट्जरलैंड है, फोर्थ पे डेनमार्क, फिफ्थ पे जर्मनी, सिक्स पे स्वीडन, सेवन्थ पे ऑस्ट्रेलिया, एट्थ पे चाइना है, हांगकांग जो प्लेस है उसका, और नाइन्थ पे नीदरलैंड, 10th पे बेल्जियम है। यहाँ पे सबसे निचले स्थान पे यमन है जो कि 184 प्लेस पर है, और माफ कीजिएगा 193 प्लेस पे साउथ सूडान सबसे निचले स्थान पर है, 184 प्लेस पे यमन 184 प्लेस पर है, और आप यहाँ पर देखिए सोमालिया 192 प्लेस पर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये घटना आज की हो रही है। 7 मई को 2025 को देश के 244 ऐसे प्लेस हैं जहां पर युद्ध सायरन बजाए जाएंगे। तो आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। ये एक प्री मॉक ड्रिल है जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम बार भारत में युद्ध सायरन कब बजाए गए थे। देखिए 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल वॉर हुआ था, तब ये सायरन बजाए गए थे। जब भी कभी किसी प्रकार की आपात स्थिति होती है, युद्ध की घटना होती है, तब ये सायरन बजाए जाते हैं। तो आज भारत में ऐसे बहुत सारे इलाके होंगे जहां पर बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी। 7 मई को आपको ध्यान में रखना है, भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच में ये यहाँ पे मॉक ड्रिल हो रही है, और ये यहाँ पे नागरिकों को उनको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हमारी कैसी जो यहाँ पे एजेंसीज हैं जो हमें बचाती हैं वो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगी, कौन सी कमी निकल सकती है, इसलिए यहाँ पे एक प्रकार की प्रैक्टिस हो रही है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 1 में उन सभी इलाकों को रखा जाता है जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सेंसिटिव एरिया है। कैटेगरी 3 में कम सेंसिटिव एरिया को रखा जाता है। तो युद्ध सायरन एक प्रकार का अलार्म सिस्टम होता है जो आपको अलर्ट करता है कि आप जो है तैयार हो जाएं, अपने आप को बचाएं, सेफ प्लेस पे पहुंच जाएं। आवाज़ बहुत तेज होती है, बहुत ही दूर दराज इलाकों से सुनाई देती है, और इसकी जो साउंड होती है वो यहाँ पे ऊपर नीचे होती रहती है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एम्बुलेंस जा रही है या कोई आम गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। आपको एक अलग प्रकार की फील हो, चेतावनी वाला आपको अलार्म मिले। ठीक है, तो ये खासकर युद्ध या एयर स्ट्राइक या किसी प्रकार की कोई बड़ी आपदा है तब ये यहाँ पे लोगों को वार्न करने के लिए बजाया जाता है। ठीक है, तो ये 120 से लेके 140 डेसिबल तक होता है, जो बहुत ही जोरदार होता है। 2 से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में आपको ये सायरन सुनाई देगा। कहाँ कहाँ पे ये सायरन लगाए जाते हैं? जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव भवन होते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर होते हैं, फायर स्टेशन होता है, जो हमारे मिलिट्री ठिकाने होते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, और बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव एरिया जहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, तो जैसे दिल्ली या नोएडा क्षेत्र में। ठीक है, इतिहास में कब कब सायरन बजा? तो 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था, 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, थर्ड 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध में, और 1999 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में, कारगिल युद्ध में सायरन बजाया गया था। तो 5 से 10 मिनट में सुरक्षित स्थान पर आपको जाना। जब भी सायरन बजेगा आप रेडियो या फिर टीवी में जितने भी अलर्ट्स हैं उसको ध्यान सुने, किसी प्रकार के अफवाहों से बचें और शांत रहें, घबराएं नहीं, प्रशासनों के निर्देशों का पालन करें।
दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है और ये नए बच्चों के लिए जानकारी है। जो पुराने बच्चे वो इसे स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लॉन्च किया अर्जुन जीएस का फाउंडेशन बैच, जो बहुत ही शानदार तरीके से आपके पूरे जीएस के कंसेप्ट को क्लियर करेगा। और दोस्तों आप यहाँ पे कूपन कोड यूज करिएगा अर्जुन 500 आज के लिए, 2 साल की वैधता है यहाँ पर आपके लिए। और आप 11 विषय यहाँ पे आप मेरे साथ पढ़ेंगे 5 से 6 महीने में। आपको ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। बाइलिंगुअल क्लासेस, टॉपिक वाइज टेस्ट, रिकॉर्डेड वीडियो और यहाँ पे प्रीवियस डिस्कशन, ये सब कुछ आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगा। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। तो हमारा एप्लीकेशन वापस आ गया है और आप ओपन करेंगे प्ले स्टोर से, अपडेट होकर के वापस आ गया है। आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस क्लास की पीडीएफ आपको ये मिलेगी, टेस्ट सीरीज, ई बुक, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाइएगा, कूपन कोड यूज़ करिएगा और आप यहाँ पे जाइएगा तो अपना रिव्यू भी दीजिएगा। दोस्तों ये सारे विषय आप हमारे साथ पढ़ने जा रहे हैं इस जीएस फाउंडेशन बैच में बहुत बेहतरीन तरीके से। 11वां नंबर का प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर रहा, विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आज है 7 मई और 7 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। तो ये डे उन सभी के लिए है जो एथलेटिक्स में लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को अवेयर भी किया जाता है कि एथलेटिक्स एज अ मीडियम आपको बहुत ही फिट रखेगा, आपको प्रमोट किया जाता है। 2025 की थीम क्या है? रिले अराउंड द वर्ल्ड चैलेंज, रिले अराउंड द वर्ल्ड चैलेंज। तो जो वर्ल्ड एथलेटिक्स यहाँ पे संस्था है, जो पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, जो कि कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराती है। 1912 में इसकी स्थापना हुई है, हेडक्वार्टर्स का मोनाको में है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है, आइए देखते हैं। सलीम बिन ब्रिक किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो यमन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं सलीम बिन ब्रिक, यमन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो यमन के प्रेसिडेंट बने हैं, आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो वित्त मंत्री हैं सलीम सलाह बिन ब्रिक, ये अब यहाँ पे यमन के प्रेसिडेंट होंगे। तो ये किनके स्थान पर आए? अहमद अवाद बिन मुबारक ने अपना इन्होंने पद छोड़ा है। उसके बाद यहाँ पे सलीम सलेह बिन ब्रिक यहाँ पे बन गए हैं यमन के प्रेसिडेंट। अब यमन कहाँ पे? आइए यमन की लोकेशन को मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत डिटेल से देखिए आप। ये ऑरेंज कलर में आप यमन देख सकते हैं, जो कि गल्फ कंट्री है। यहाँ पे ओमान है, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये कतर है, यहाँ पे बहरीन देखने को मिलेगा, ये पर्शियन गल्फ है, ये कुवैत है, ये इराक है, सऊदी अरब है, ये जॉर्डन है, ये इजराइल है, लेबनान, सीरिया, इधर ईरान देखिए आप, ये अरब सागर है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये एडन की खाड़ी है। इधर आपको रेड सी देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर लाल सागर देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको मैप में बताए हैं। तो यमन की जो यहाँ पे कैपिटल है वो सना है और यहाँ पे जो करेंसीज होती है यमनी रियाल है। रशद अल अलीमी यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। 2014 से यहाँ पे गृह युद्ध जारी है। यहाँ पे हमेशा से जो आप देख सकते हैं वायलेंस होता रहता है, मोस्टली मैं आपको न्यूज़ में बताता रहता हूँ। अब दोस्तों बात यहाँ पर RRR की आई है, जहाँ पर आप अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। पीएम मोदी किस देश के मित्र भूषण पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं? तो श्रीलंका ने इनको सम्मानित किया है। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज है, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये तमिलनाडु में इसका इनॉग्रेशन किया गया। आप कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री कौन सा है? तो ये हंगरी है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 36वां, आप यहाँ पे 35वां लिख लीजिए, 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो आपको ध्यान में रखना दिल्ली। क्या है? दिल्ली। डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को डेवलप किया है? तो डीआरडीओ ने इजराइल के साथ मिलकर के ये MRSM को डेवलप किया है। प्यारे साथियों, 6 मई के करंट अफेयर्स का यहाँ पर रिवीजन करेंगे, जो कल आप सभी ने करंट अफेयर्स पढ़े हैं। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। मैड्रिड ओपन जो कि टेनिस टूर्नामेंट है 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कैस्पर रूड ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार बिहार में हो रहा है, लास्ट टाइम तमिलनाडु में हुआ था। हाल ही में किसने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है?
डीआरडीओ ने। भारत ने किस देश के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का ऋण देने पर सहमति जताई है? तो भारत अंगोला को $200 मिलियन का ऋण देगा। कलिंगा सुपर कप 2025 किसने जीता है? एफसी गोवा ने जीता है। किस देश ने सरकारी स्कूलों में एआई को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 12 सदस्य टीम ने हाल ही में किस पर्वत चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है? तो इसका नाम है माउंट मकालू। भारत के पहले गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो गोल्ड मेल्टिंग एटीएम ये हैदराबाद में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दुनिया का पहला देश कौन सा बना है जो जीनोम संपादित जीनोम एडिटेड चावल की किस्मों का विकास कर रहा है? इंडिया। भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड में अस्थायी डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया है? तो इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ये है परमेश्वरन अय्यर। क्या नाम है इनका? परमेश्वरन अय्यर। दोस्तों आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी है? स्वामी विवेकानंद ने करी है। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद इसके उत्तराधिकारी थे। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आपके लिए एक प्रश्न है, भारत ने किस बांध से चिनाब नदी का पानी बंद कर दिया है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करनी, तस्वीर किस व्यक्ति की है, किस पर्सनालिटी की है, कमेंट बॉक्स पे आपको बताना है। आप सभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा स्टडी कर, जहां पर आपको आज की क्लास के पीडीएफ, इंपॉर्टेंट कोर्सेस, ई बुक, टेस्ट सीरीज, कोर्सेस एंड पीडीएफ, ये सब कुछ मिल जाएगा। 2024-2025 की आप कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1 ईयर करंट अफेयर पीडीएफ और 13 महीने की पीडीएफ, और आप मंथली पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। 4000 प्लस टेस्ट आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में देखने को मिलते हैं टेस्ट पास में, तो आप यहाँ पे जाकर के टेस्ट लगा सकते हैं। स्टैटिक जीके की बुक है जो कि आप हमारी अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। इन सभी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। आप मंथली करंट अफेयर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में, और मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली, जीके जीएस सभी विषयों की बुक्स भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है rajaGupta_official, आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक जीके की बुक है, और एक करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ 2025 का आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में 150 MCQ के साथ मंथली बुक आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये हमारी स्टैटिक जीके की ऑब्जेक्टिव बुक है जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में। आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम और अच्छा करते रहें आपके लिए, और मेहनत करते रहें। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आज का दिन आपका बहुत ही शानदार हो, इसी शुभकामनाओं के साथ क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं।